Welcome back everyone. I'm starting again after a gap of 2 weeks क्योंकि यूपीएससी मेंस भी चल रहे थे. सो द सब्जेक्ट आई एम स्टार्टिंग विद इज़ पॉलिटी क्योंकि लाइटर नोट पर स्टार्ट करना है. ज्योग्राफी भी कंप्लीट करूँगी बट साथ में हम पॉलिटी को भी कवर करते जाएंगे. तो पॉलिटी के लिए जो मेरा बेस सब्जेक्ट होगा वो लक्ष्मीकांत ही होगा, लेकिन मैं एनसीईआरटी को भी इंक्लूड करती जाऊंगी और साथ में कुछ मेरे इंस्टीट्यूट के जो नोट्स होंगे उसमें से भी कुछ पॉइंट्स ऐड करती जाऊंगी. तो सबसे पहले हम कवर करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें क्यों देखनी है? अगर हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना है, आज हमारी इंडिया की पॉलिटी कैसी है, यहाँ पर हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन करती है. ये ऐसा क्यों है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही क्यों है? अमेरिका के जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आज जैसा है वैसा क्यों है? हमें कुछ राइट्स हैं, कुछ फ्रीडम्स हैं, उन राइट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. हमें हमारे इंडिया में स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी गई है. तो आज हमारा इंडिया जैसा है वैसा क्यों है? इसकी पॉलिटी ऐसी क्यों है? इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों है? इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या देखना होगा? इसकी हिस्ट्री, क्योंकि इसका रूट कहाँ पर है? ब्रिटेन की या फिर इंग्लैंड की पॉलिसीज़ में. क्योंकि इंडिया एक टाइम पर क्या था? ब्रिटेन की या फिर इंग्लैंड की एक कॉलोनी था. तो जितनी भी वो पॉलिसीज़ बनाते थे, जो भी वो एक्ट्स लेके आते थे, या फिर वो जितने भी लॉज बनाते थे, उन लॉज का जो इम्पैक्ट है आज भी हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है. हमारे इंडिया की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि हमने ब्रिटेन के अंडर जब इंडिया जब ब्रिटेन की एक कॉलोनी था तो उस टाइम पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रन कर रही थी. तो हमारे लिए इजी क्या था? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को ही अडेप्ट करना. तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए हमें ये देखना है कि हिस्ट्री, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कैसी है. तो सबसे पहले इंडिया में कौन आते हैं? यूरोपियंस में भी इंडिया में सबसे पहले आते हैं पोर्तुगीज़ जो आते हैं, फ्रेंच आते हैं, डैनिश या फिर डच. जितने भी यूरोपियंस आते हैं इंडिया को ये कॉलोनी नहीं बनाते. इंडिया को कॉलोनी कौन बनाते हैं? ब्रिटिश इंडिया को कॉलोनी बनाते हैं. और सबसे पहले क्या आती है इंडिया में? ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की 1600 में बाय द चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन. अब ये चार्टर क्या था? ये चार्टर कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट का लॉ नहीं था. इस चार्टर से क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लीगल आइडेंटिटी दे दी थी कि अब ये जो कंपनी है, जो कि उस टाइम पर इंग्लैंड में एक प्राइवेट कंपनी थी, अब इस चार्टर की हेल्प से ये इंडिया में जाकर फ्रीली ट्रेड कर सकती थी. तो इंडिया में सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो सबसे पहले ये आते हैं मद्रास में और सूरत में. 1765 में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं. इससे पहले क्या होता है? जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स आती हैं 1765 से पहले, वो क्या थी कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होगी और 1764 में आएगी बैटल ऑफ बक्सर. इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो कि उस टाइम पर मुगल एम्परर थे शाह आलम क्या करेंगे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स जो होंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे. इन दीवानी राइट्स का मीनिंग क्या है? कि रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिल जाने. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है या फिर किसी कंपनी को ग्रो करना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? रेवेन्यू या फिर मनी. तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेड कहाँ पर हो रहा था? बंगाल से, क्योंकि बंगाल उस टाइम पर एक रिच प्रोविंस थी. तो अगर इन जो प्रोविंसेस का बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो कि कनेक्टेड थी एक दूसरे से, अगर इनके रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिल गए हैं, इट मीन्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड कर सकती हैं, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड कर पाएगी. इसी के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मार्केट को एक्सपैंड कर पाएगी. और अगर मार्केट इंक्रीज हो गई है, उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो चुका है, तो अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन जाएगी? इंडिया के ऊपर एक रूलिंग बॉडी बन जाएगी. लेकिन ये डायरेक्टली इसके लिए रूलिंग बॉडी बनना इतना ईजी नहीं रहेगा. ये सारी की सारी चीज़ें वैसे हमने हिस्ट्री में देखनी है, लेकिन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखें
तो बीच में क्या आती है, स्पॉय म्यूटनी। स्पॉय म्यूटनी क्यों होती है, क्योंकि जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, अगर उनका कंपैरिजन करें यूरोपियन सोल्जर्स के साथ। उनको उनके रिलीजियस सिंबल्स यूज़ नहीं करने दिए जा रहे थे, उनकी सैलरीज जो थी वो यूरोपियन सोल्जर्स से कम थी, उनको भत्ता की प्रिविलेज नहीं मिलती थी। तो इन्हीं वजह से ही उन सोल्जर्स ने रिवोल्ट करा, तो जिसको हम बोलते हैं स्पॉय म्यूटनी 1858। इसके बाद क्या होगा, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाएगा और जो ब्रिटिश क्राउन होगा वो डायरेक्टली इंडिया पर रूल करेगा। और ये जो ब्रिटिश क्राउन का रूल होगा ये अल्टीमेटली 1947 तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हो जाता या फिर जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। इससे पहले क्या होता है कि अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, इंडिया का अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनना है तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए होगी। तो नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन जो कि धीरे धीरे बनता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो एनफोर्समेंट होती है वो होती है 26 जैन 1950 में। तो 26 जैन 1950 में इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फोर्स में आ जाता है। तो अब हमने इस कंपनी रूल को और क्राउन रूल को सेपरेटली देखना है। कंपनी रूल कहाँ से कहाँ तक चलता है, 1765 ऑनवर्ड 1858 तक कंपनी रूल रहेगा, लेकिन इसको हम 1773 से कंसिडर करेंगे क्योंकि जो मेन एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट जो स्टार्ट होता है वो 1773 से स्टार्ट होता है और उसके बाद का जो पीरियड होगा वो पीरियड होगा क्राउन रूल का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी रूल और इसमें कौन से एक्ट्स बनते हैं, वो एक्ट क्यों आते हैं। जो सबसे पहला एक्ट आता है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट का मेन पर्पस रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना। नेम से ही क्लियर है, रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कि रेगुलेट करना या फिर कंट्रोल करना। अब ऐसा क्यों करा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की या फिर रेगुलेट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो क्वीन एलिजाबेथ वन ने चार्टर दिया था उससे इसको सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स मिले थे, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या वो सिर्फ ट्रेड कर रही थी, नहीं, वो तो उस टाइम पर जो जितने भी मुग़ल एम्परर थे उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इंटरफेयर कर रही थी, ठीक है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रही थी। जो उस टाइम पर मुग़ल गवर्नमेंट थी उनकी लॉ मेकिंग पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे थे वो। ईस्ट इंडिया कंपनी ये वॉर भी लड़ रही थी, तो इट मीन्स कि ये सिर्फ ट्रेडिंग का तो काम नहीं कर रही थी। इसीलिए ही अगर इसको रेगुलेट करना पड़ा और इसको कंट्रोल करना था, उसके लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट लेके आई वो थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इस एक्ट से जो फर्स्ट चीज़ स्टार्ट हुई वो थी सेंट्रलाइजेशन। सो दिस एक्ट वाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन करनी है तो इट मीन्स कि एक सेंट्रल बॉडी चाहिए। अच्छा, मैंने बताया था कि जो तीन प्रेसिडेंसीज थी उस टाइम पर इम्पोर्टेंट, वो थी बॉम्बे की, बंगाल की और मद्रास की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें थी बंगाल, बिकॉज बंगाल वाज सोर्स ऑफ पावर और बंगाल से ही मैक्सिमम ट्रेड हो रहा था। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना है, इट मीन्स के जो सेंट्रलाइज्ड पावर होनी चाहिए वो कहाँ पर होनी चाहिए, बंगाल में। इसीलिए ही अब क्या हो रहा था कि इन प्रेसिडेंसीज में डिफरेंट गवर्नर्स थे, लेकिन क्या कर दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड वॉन हेस्टिंग्स। प्लस उनकी हेल्प के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई 4 मेंबर्स की। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ही काउंसिल ऑफ 4 भी बोलते हैं। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही जो कंपनी के सिविल और मिलिट्री अफेयर्स होंगे उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। मींस सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गई। तो उसमें अब बाकी जो प्रेसिडेंसीज बची वो कौन सी थी, बॉम्बे की और मद्रास की। ऑब्वियसली अगर सेंट्रलाइजेशन करनी है तो ये जो प्रेसिडेंसीज होंगी ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कंट्रोल में आ जाएंगी। मींस जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज होंगी उनके जो गवर्नर्स होंगे
दे विल बी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इस एक्ट के अंडर क्या डेवलपमेंट आती है, एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करी जाती है एट फोर्ट विलियम कैलकटा। और जो सबसे पहले चीफ जस्टिस बनते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के, ही वॉज एलाइजा इम्पे। और इसकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है, इसमें होता है एक चीफ जस्टिस प्लस उसकी हेल्प के लिए 3 अदर जजेस। और जो फर्स्ट सबसे पहले चीफ जस्टिस थे वो थे एलाइजा इम्पे। और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना है तो इसके लिए एक बॉडी बना दी गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था कि जितने भी कंपनी के रेवेन्यू मैटर्स होंगे या फिर सिविल मैटर्स होंगे, मिलिट्री अफेयर्स होंगे, क्योंकि वो वॉर्स में भी इन्वॉल्व हो रही थी, तो जितने भी रेवेन्यू, सिविल या फिर मिलिट्री अफेयर्स होंगे कंपनी के, उनको रिपोर्ट करने का काम होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। और अब ये रिपोर्ट किसको करेगी, ये रिपोर्ट करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो इसका अल्टीमेट पर्पस भी क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का, दैट इज सेंट्रलाइजेशन को इंक्रीज करा जा रहा था। और इसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स थे उनको प्रोहिबिट कर दिया गया कि ना तो वो प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं, अब ये सर्वेंट्स की बात करी जा रही है, ना तो वो ब्राइब ले सकते हैं और ना ही वो प्रेजेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब ये ऐसा हुआ क्यों था, क्योंकि 1717 में जो उस टाइम पर मुग़ल एम्परर थे वो थे फारूक सियार। फारूक सियार ने क्या करा था, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दस्तक की प्रिविलेज दी थी, लेकिन जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो इन दस्तक का मिसयूज़ कर रहे थे और करप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। तो इस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या करा, जो सर्वेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उनको बंद कर दिया कि अब उनको बैन कर दिया कि ना तो वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व होंगे, ना ही वो ब्राइब्स लेंगे और ना ही वो प्रेजेंट्स एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद एक एक्ट आता है अमेंडिंग एक्ट या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको हम एक्ट ऑफ या फिर डेक्लरेटरी एक्ट 1781 भी बोलते हैं। इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था कि जितने भी अगर कोई डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट में, उन डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने का काम था डेक्लरेटरी एक्ट का। इस एक्ट के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स थी वो मैं आपको बता दूंगी सिंपल। इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, प्लस उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट में, और उसमें एक बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अमेंडिंग एक्ट में क्या कर दिया गया, जितने भी जो भी गवर्नर जनरल था उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, प्लस जो कंपनी के सर्वेंट थे, इस सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से इनको बाहर कर दिया गया। अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इशू आता है गवर्नर जनरल से रिलेटेड, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिलेटेड, अगर सर्वेंट्स किसी इश्यूज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये वाली जो सुप्रीम कोर्ट होगी कैलकटा की, ये इनका ट्रायल नहीं कर पाएगी। इट मीन्स कि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल होगा उसके पास तो पावर्स इंक्रीज हो गई ना। अगर सुप्रीम कोर्ट बनी है तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है कि इक्वली ट्रायल करना। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था कि गवर्नर जनरल को भी इसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उनको भी बाहर कर दिया, प्लस जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उनको भी बाहर कर दिया। तो इट मीन्स ये कुछ भी कर सकते हैं। प्लस जो रेवेन्यू मैटर्स थे, अगर या फिर रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई इशू राइज होगा तो उन चीज़ों को भी, उन मैटर्स को भी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, ये को ओपन साइन हो गया था कंपनी के सर्वेंट्स के लिए कि वो करप्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर तो आएंगे ही नहीं। और इस अमेंडिंग एक्ट ने क्या कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पर्सनल लॉज का ही ट्रायल करेगी। अब इसका मतलब क्या था कि अगर कोई हिंदू है तो उनका ट्रायल जो होगा वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग होगा, और अगर कोई मुस्लिम है तो उनका जो ट्रायल होगा वो मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि जितने भी रेवेन्यू मैटर्स थे वो भी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर, गवर्नर जनरल जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर। तो इसका मेन काम क्या रह गया, बस पर्सनल लॉ को एडमिनिस्टर करना।
और इस अमेंडिंग एक्ट में क्या आया गया कि अगर प्रोविंशियल कोर्ट से कोई अपील आ रही है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, उसका ट्रायल कहाँ पर होगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। गवर्नर जनरल इन काउंसिल में अगर कोई प्रोविंशियल कोर्ट से अपील आ रही है तो उनका ट्रायल इस सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, उसका ट्रायल होगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। सो दिस वाज अमेंडिंग एक्ट, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ जो डिफेक्ट्स थे उनको रेक्टिफाई करने के लिए लेके आया था। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट और ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट किसके नेम पर पड़ा है ये है जो विलियम पिट उस टाइम पर ब्रिटेन के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पर ये एक्ट रखा गया है, पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के अंडर जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी वो थी कि डबल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आया गया। अब क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया था, लेकिन इसमें एक और बॉडी को क्रिएट कर दिया गया, वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। मींस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम होगा कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस को देखना और जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस होंगे उनको देखने का काम होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी, इसमें एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक इसमें था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, प्लस 4 मेंबर्स थे इसमें प्राइवी काउंसिल्स के। तो इन सारे मेंबर्स को बोला जाता था कमिश्नर्स। जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थे उनको कमिश्नर्स बोला जाता था। अब और इसमें क्या डेवलपमेंट थी कि जो गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट में, उसमें कितने मेंबर्स थे, उसमें थे 4 मेंबर्स, लेकिन कम करके कितने कर दिए गए, 3 मेंबर्स कर दिए गए। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी पिट्स इंडिया एक्ट की वो थी कि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में उनको क्या बोल दिया गया, दैट दे आर ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि इंडिया अब कॉलोनी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, मतलब अब इंडिया एक कॉलोनी बन चुका है। तो जितनी भी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेरिटरीज कंट्रोल करी हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज नहीं है, वो अल्टीमेटली ब्रिटिश पोजेशंस हैं इंडिया में। सो दिस वाज पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा एक्ट ऑफ 1786। ये एक्ट डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड नहीं है, बट ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड है। क्या होना था कि जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनने थे बंगाल के वो बनने थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लेकिन गवर्नर जनरल बनने के लिए उन्होंने 2 कंडीशंस रखी। पहली उन्होंने रखी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जितने भी डिसीजंस लेगी उन डिसीजंस को ये कॉर्नवालिस जो होगा वो ओवरराइड कर सकता है या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजंस को ये ख़त्म भी कर सकता है। दूसरी इन्होंने कंडीशन रखी कि ये खुद कमांडर इन चीफ होंगे। इन 2 कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए एक्ट लेके आया गया 1786 का। तो ये एक्ट जो था वो कॉर्नवालिस की इन कंडीशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एक्ट हमारे लिए आते हैं वो है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का मीनिंग क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा उसको रीन्यू करना, इन एक्ट्स का मतलब ही इस चार्टर को रीन्यू करना था। तो सबसे पहले एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1793। इससे क्या करा गया कि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर था उसको रीन्यू कर दिया गया 20 ईयर्स के लिए। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी उसके पास 20 ईयर्स के लिए कमर्शियल प्रिविलेजेस होंगी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी उसके पास ट्रेड मोनोपोली होगी। अब इस ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं है ना कि इंग्लैंड में सिर्फ एक ही ये प्राइवेट कंपनी थी और भी बहुत ज़्यादा मर्चेंट कंपनीज थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ही ऐसी सोल कंपनी थी जो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती थी, इसी के पास ही ट्रेड मोनोपोली थी। तो इसके पास क्या थी, एक कमर्शियल प्रिविलेज थी। और इस एक्ट के अंडर क्या आया कि जो गवर्नर जनरल की ओवरराइडिंग पावर्स थी उनको इंक्रीज कर दिया गया, प्लस जितने भी फ्यूचर में गवर्नर जनरल आने थे उनके पास भी ये ओवरराइडिंग पावर्स होंगी। और क्या इसमें हुआ कि जितनी भी बॉम्बे और अगर जो मद्रास की काउंसिल्स होंगी
उनके ऊपर भी इस गवर्नर जनरल का कंट्रोल होगा। तो क्या आप देख रहे हैं ना कि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि सेंट्रलाइजेशन जो रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हो रही थी, वो सेंट्रलाइजेशन अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, विद टाइम इंक्रीज भी हो रही है, चाहे कंपनी का जो चार्टर था वो रिन्यू किया जा रहा था। और इसमें क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एक बॉडी बनी थी, प्लस जो उसका स्टाफ था, उनकी सैलरीज को कहाँ से पे करा जा रहा था? इंडियन रेवेन्यू से। और ये सिस्टम 1919 तक कंटिन्यू रहेगा। अब अगर इनकी सैलरीज को इंडियन रेवेन्यू से पे करा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया का इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है। जो दादा भाई नारोजी ने जो इकोनॉमिक ड्रेन का कॉन्सेप्ट दिया था, तो यही सब चीज़ें थी। तो इनकी सैलरीज को भी जो इंडियन रेवेन्यू से पे करा जा रहा है। दूसरा क्या कर दिया गया इस एक्ट ने? इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस ग्रांट करने का भी एक प्रिविलेज दे दिया। इसका मतलब क्या है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी वो अपने खुद के एम्प्लॉयज़ प्लस किसी और इंडिविजुअल को भी लाइसेंस दे सकती है। और इस लाइसेंस को क्या बोलेंगे? प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड। इसका काम क्या होगा? ओपियम ट्रेड करना चाइना के साथ। दूसरा एक और इसमें डेवलपमेंट था, लिखा नहीं हुआ यहाँ पर। ईस्ट इंडिया कंपनी एनुअली 5 लाख पाउंड देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेड मोनोपोली थी। इट मीन्स कि इंडिया के साथ जो ट्रेड हो रहा था उससे जो भी बेनिफिट आ रहा था, जितने भी उससे डिविडेंड्स आ रहे थे, जितना भी प्रॉफिट था, वो सारे का सारा कहाँ जा रहा था? सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और किसी भी मर्चेंट के पास या फिर इंग्लैंड की और किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास ट्रेड नहीं जा रहा था, उसका बेनिफिट नहीं जा रहा था। तो इट मीन्स कुछ शेयर तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो 5 लाख पाउंड एनुअली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे कर रही थी। नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा चार्टर एक्ट 1813 का। जो चार्टर एक्ट 1793 था उसने ट्रेड मोनोपोली दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन 1813 के एक्ट ने क्या करा? इस ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया। ऐसा क्यों करा गया? सबसे पहले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास ही ट्रेड मोनोपोली थी, सारे का सारा बेनिफिट उसके पास आ रहा था। तो जितनी भी और प्राइवेट कंपनीज होंगी इंग्लैंड में, उनके भी जो बिजनेस इंटरेस्ट थे, उनके भी बिजनेस इंटरेस्ट ग्रो हो रहे थे। तो इसी वजह से ही इसको ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा था प्लस द ट्रेड इन टी, इन दोनों चीज़ों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास ट्रेड मोनोपोली थी। और इसमें क्या हुआ? अच्छा, एक और रीज़न था वैसे ट्रेड मोनोपोली ख़त्म करने का, वो था कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ नेपोलियन। ये क्या था कि उस टाइम पर क्योंकि नेपोलियन भी बहुत एक्टिव था, नेपोलियन ने क्या करा था, उसने जो यूरोपियन पोर्ट्स थे उनको ब्रिटेन के साथ ट्रेड करने के लिए उनको क्लोज कर दिया था। अब जितनी भी ब्रिटेन में कंपनीज होंगी उनको तो अगर वर्ल्ड के साथ ट्रेड करना है तो यूरोपियन पोर्ट्स की एक्सेस चाहिए, लेकिन नेपोलियन ने वो एक्सेस बंद कर दी। प्लस उसके बाद सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ऐसी कंपनी थी जिसके पास ट्रेड मोनोपोली थी। तो जितने भी इंग्लैंड में मर्चेंट्स थे वो सफ़र कर रहे थे। इसकी वजह से भी जो ट्रेड मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन फिर भी चाइना के साथ जो ट्रेड हो रहा था उसकी मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ट्रेड इन टी में भी उसके पास ट्रेड मोनोपोली थी। अब एक और चीज़ थी इस एक्ट के अंदर, जो 10.5% डिविडेंड था, जो प्रॉफिट था 10.5%, उसका जो शेयर था वो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स को देना था, वो भी इंडियन रेवेन्यू से ही पे करा जा रहा था। चार्टर एक्ट 1793 में क्या था कि जो सैलरीज थी स्टाफ की प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थी, उनको इंडियन रेवेन्यू से पे करा जा रहा था। अब क्या हो रहा था, जो टोटल प्रॉफिट था उसका 10.5% जो शेयर था कंपनी के शेयर होल्डर्स को, वो भी इंडियन रेवेन्यू से ही पे करा जा रहा था। तो ये फर्दर इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था। इस एक्ट के अंडर क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया इंडिया में आना। ऐसा क्यों करा गया? क्योंकि अगर किसी भी कंट्री को कंट्रोल करना है, वहाँ के लोगों को कंट्रोल करना है, तो सबसे इजी मेथड कौन सा होता है? वहाँ के कल्चर को एक्सप्लॉइट करना। और अगर कल्चर को एक्सप्लॉइट करना है तो उससे उसका सोर्स कहाँ से जाता है?
रिलीजन से, क्योंकि रिलीजन के साथ लोगों के इमोशनल सेंटिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। तो ब्रिटेन ने क्या करा, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया कि वो इंडिया में जाकर क्रिश्चियन रिलीजन को प्रीच कर सकती हैं। प्लस वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में लेके आने के लिए भी 1 लाख रुपीज़ जो थे वो फिक्स कर दिए गए एनुअली फॉर इंडियंस। अब ये वेस्टर्न एजुकेशन जो थी वो अल्टीमेटली इंडियंस की ग्रोथ के लिए नहीं थी, ये थी क्योंकि जो इंडियंस की कुछ सर्विसेज थी वो एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए थी। उन सर्विसेज के लिए क्या ज़रूरी था, वेस्टर्न एजुकेशन। तो इस वेस्टर्न एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज़ फिक्स कर दिए गए। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो थी कि जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स थी, अब ये लोकल गवर्नमेंट्स कौन सी हैं, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, आगरा, इन प्रेसिडेंसीज की जो लोकल गवर्नमेंट्स थी वो पर्सनस के ऊपर टैक्सेस इम्पोज कर सकती थी। सी द टैक्सेस आर नॉट ऑन कमोडिटीज़, द टैक्सेस आर ऑन पर्सनस। कितना हार्श कंडीशन है ये। और अगर इफ़ द टैक्सेस आर नॉट पेड देन दैट पर्सन कुड बी पनिश्ड। और इसमें एक और चीज़ क्या थी कि जितने भी रेगुलेशंस बनेंगे मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा काउंसिल से, दोज रेगुलेशंस विल बी लेड बिफोर ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये रेगुलेशंस क्या हैं, ये इन रेगुलेशंस का मतलब है लॉज, बस ये नॉमेनक्लेचर ही डिफरेंट है। चार्टर एक्ट 1813 तक जितने भी लॉज बनते हैं उनको रेगुलेशंस बोलते हैं, बट चार्टर एक्ट 1833 के बाद इन लॉज को क्या बोला जाएगा, इन लॉज को एक्ट्स बोला जाएगा। सो द नेक्स्ट एक्ट इज चार्टर एक्ट 1833 और इसको बोलते हैं सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं इसको। नो दिस एक्ट वाज फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी, स्टार्ट हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। और इसकी कल्मिनेशन कहाँ पर हुई, इसकी कल्मिनेशन हुई चार्टर एक्ट 1833 में आकर। और अगर ये फाइनल स्टेप है तो इट मीन्स के इस एक्ट तक आकर जो सेंट्रलाइजेशन होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो गवर्नमेंट होगी और जो सिस्टम होगा दैट सिस्टम विल बी हाईली सेंट्रलाइज्ड। और अगर हाईली सेंट्रलाइज्ड होगा सिस्टम तो एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी चाहिए होगी जो कि सारी की सारी जो ब्रिटिश इंडिया है उस पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल करे। तो उसके लिए क्या कर दिया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सी अब क्या हो रहा है, अभी इंडिया का गवर्नर जनरल है, इट मीन्स अ काइंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड। मतलब कि अब जो इंडिया होगा उसको गवर्न करेगी एक सेंट्रल बॉडी जो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। और सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब क्या होगा कि क्योंकि अभी एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी बन चुकी है तो जो बाकी की जो प्रेसिडेंसीज थी जैसे कि बॉम्बे और मद्रास, इनसे लॉ मेकिंग पावर्स भी छीन ली जाएंगी। इट मीन्स कि इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी बॉम्बे और मद्रास की वो ख़त्म कर दी गई। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई। मतलब कि अब लॉ मेकिंग का काम भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में ही होगा। और जो बॉम्बे, मद्रास, ये सारी प्रेसिडेंसीज होंगी बंगाल की, अब ये सारी की सारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर ही काम करेगी। मीन्स पूरे का पूरा ब्रिटिश इंडिया जो था अब वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोल में ही था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ही रेवेन्यू के ऊपर भी कंट्रोल था। अब अगर रेवेन्यू के ऊपर कंट्रोल है तो ब्रिटिश इंडिया में गवर्नेंस के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो सारे के सारे ऑथराइज किसके द्वारा करे जाएंगे, वो ऑथराइज करे जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू। इट मीन्स कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन आ चुकी है इस पॉइंट तक। अच्छा, अब क्योंकि चार्टर एक्ट का काम क्या होता था, इनका काम होता था कंपनी को लीज ग्रांट करना 20 ईयर्स के लिए। जो चार्टर एक्ट 1793 था उसने ट्रेड मोनोपोली दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1813 ने क्या करा, उस ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया एक्सेप्ट चाइना एंड ट्रेड इन टी। लेकिन जो चार्टर एक्ट 1833 था उसने क्या करा, जो टी के साथ टी में ट्रेड था उसको भी ख़त्म कर दिया, प्लस जो चाइना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी उसको भी ख़त्म कर दिया। इसका मतलब क्या था
कि जितनी भी कमर्शियल प्रिविलेज थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगी, बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह जाएगी, इसका काम बस एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही एंड में क्या बनेगी, एक पॉलिटिकल रूलर बनेगी जो कि इंडिया पर रूल करेगी। नेक्स्ट इस एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है कि इसने ट्राई करा कि ओपन कंपटीशन लेके आया जाए फॉर सिविल सर्विसेज, लेकिन उस टाइम पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी ऑपोजिशन की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। और ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही थी, कौन सी प्रेसिडेंसीज थी, वो थी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, लेकिन एक फोर्थ प्रेसिडेंसी भी इस एक्ट के अंडर क्रिएट करेगी एंड दैट वाज आगरा। अब इसमें एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस एक्ट पेव्ड द वे फॉर द होलसेल यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। इस होलसेल यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है कि जितने भी यूरोपियन इमिग्रेंट्स थे उनके ऊपर अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करती थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया गया। मींस अब जो यूरोपियंस थे वो फ्रीली इंडिया में आ जा सकते थे, प्लस जो ये यूरोपियंस थे वो इंडिया में प्रॉपर्टी भी अक्वायर कर सकते थे। तो अगर ये प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हैं, फ्रीली इंडिया में आ जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया की जो कॉलोनाइजेशन होगी वो ईजी हो जाएगी। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1833, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली खत्म हो गई, उसके पास कोई भी कमर्शियल प्रिविलेज नहीं रही, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई और ये हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्रिएट कर दिया गया जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर फंक्शन करता था, और इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1853 का। नाउ दिस एक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट लेड द फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। से मैंने क्या बताया था कि हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़नी है, क्यों, क्योंकि जो हमारा आज का जो प्रेजेंट सिस्टम काम कर रहा है उसकी जो रूट्स हैं वो रूट्स कहाँ पर हैं, क्योंकि हम उसकी रूट्स हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। तो आज जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम भी काम कर रहा है उसकी फाउंडेशन कहाँ पर है, चार्टर एक्ट 1853 में, क्योंकि इस एक्ट के अंडर आया था इंस्टीट्यूशनल स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में। इस इंस्टीट्यूशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि जितने इंस्टीट्यूशंस इस काउंसिल में वर्क कर रहे थे उन इंस्टीट्यूशन को स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर डिवाइड कर दिया। तो इसके दो विंग बन गए, एक था लेजिस्लेटिव और दूसरा बना एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव का काम क्या होगा, लॉ मेकिंग करना, और एग्जीक्यूटिव का काम होगा और उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना। और जो लॉ मेकिंग बॉडी थी उनको नेम दिया गया इंडियन और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसी को ही मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। अब इस लेजिस्लेटिव बॉडी में जितने भी लॉज बनेंगे दोज लॉज विल बी बेस्ड ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल, क्योंकि ब्रिटेन में क्या चल रहा था, पार्लियामेंट्री मॉडल चल रहा था लॉ मेकिंग का। तो जो हमारे इंडिया में भी ये लॉ मेकिंग बॉडी जो होगी वो लॉ बनाएगी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल पर ही होंगे। इसीलिए इसका जो हमारा आज का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका रूट भी कहाँ पर है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री मॉडल में। और इसके जो मेंबर्स होंगे उनको हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स बनते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं। 6 में से जो 4 होंगे वो लोकल या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आएंगे। अब ये लोकल गवर्नमेंट्स कौन सी होंगी, ऑब्वियसली जो 4 प्रेसिडेंसीज बनी हैं, मद्रास की, बॉम्बे की, बंगाल की और आगरा की, इनमें से एक एक मेंबर आएगा। तो 4 मेंबर्स इन लोकल गवर्नमेंट्स को होंगे। इट मीन्स कि लोकल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दिया गया इस चार्टर एक्ट 1853 के अंडर। अब इस लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि जो प्रॉपर नेटिव इंडियंस थे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जा रहा था। क्यों, ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि फर्स्ट ये जो प्रेसिडेंसीज थी ये ब्रिटेन के लिए काम कर रही थी, ये ब्रिटेन की प्रेसिडेंसीज थी। दूसरा क्या हो रहा था कि जैसे मैंने बताया था कि पहले जो क्या हुआ था कि जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना तो हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बन गया। अगर कोई लॉ भी पास हो रहा है तो उसको एसेंट किसका चाहिए होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। और अगर कोई लॉ इन केस अगर
कोई लॉ ऐसा बन गया जो कि इंडियंस के बेनिफिट के लिए हो, तो वो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा उस लॉ को, उस बिल को वीटो भी कर सकता था। तो अल्टीमेटली इंडियंस के लिए इसका कुछ बेनिफिट था नहीं। और दूसरी चीज़, अगर ओपन कंपटीशन लेके आने की ट्राई करा गया था तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोज कर दिया। लेकिन चार्टर एक्ट 1853 में एक चीज़ अच्छी हुई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो स्ट्रेंथ थी उसको कम करके 18 कर दिया गया। उस 18 में भी जो 6 मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड थे। अगर इनकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया तो इट मीन्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो पैट्रोनेज थी वो भी कम होगी, और अगर पैट्रोनेज डिसॉल्व होगी तो ओपन कंपटीशन सिस्टम को लेके आना इजी था। तो चार्टर एक्ट 1853 के अंडर क्या आया, ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेके आया गया मैकॉले कमेटी 1854, जिसको हम कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस भी बोलते हैं, 1854। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चार्टर एक्ट्स। अब इसके बाद जो डेवलपमेंट आती है वो है कि रिवोल्ट आएगा 1857 का। ये रिवोल्ट का मैंने ऑलरेडी वैसे बताया भी है कि रिवोल्ट क्यों आता है, क्योंकि जो इंडियन सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। यूरोपियंस के कंपैरिजन में उनको प्रिविलेजेस बहुत कम थी, भत्ता का प्रिविलेज नहीं था उनको। प्लस इसमें क्या था कि इनकी ओवरसीज सर्विसेज ली जा रही थी और उसके लिए भत्ता तो नहीं दिया जा रहा था। रिलीजन के बेस पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उसके अलावा इनको सैलरीज जो थी वो यूरोपियन से कम मिल रही थी। और जो इमिनेंट रीज़न बना इस रिवोल्ट का वो था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल्स का इमिनेंट रीज़न बना, जो कि इमीडिएट रीज़न था रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। इसको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए हमें बस ये पता होना चाहिए कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का हुआ, और उस रिवोल्ट के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया अगर कंपनी ख़त्म हुई तो जो इंडियन जो पोजेशंस थी, जो ब्रिटिश पोजेशंस थी इंडिया में, उनका डायरेक्ट रूल किसके हाथ में आ गया, क्राउन के हाथ में। तो नेक्स्ट हमने देखना है क्राउन रूल, जो कि कहाँ से कहाँ तक होगा, 1858 से लेकर 1947 तक।